श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए आज पुनः सपने झूठे भी और सच्चे भी पुस्तक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। डे 3। कल हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे गुरुदेव बता रहे हैं कि स्वप्न का जो संबंध होता है वो स्थान से भी होता है। इस बारे में उन्होंने डॉक्टर फिशर द्वारा उल्लेखित कहानी के बारे में बताया था, जिसमें एक महिला जब भी सोती थी उनको बार बार जो है ऐसे सपने आते थे कि कोई उनका गला घोट रहा हो। और उस बात पर फिर पता करने पे पता चला कि सच में ऐसा था कि उस जगह पर किसी ने किसी महिला का इतनी तेज़ से गला दबाया था कि वह मरने तक वाली थी, ऐसी स्थिति थी। तो यहाँ पे यह बताने की कोशिश की गई है कि मानव विद्युत के कंपन जो होते हैं वो चिरकाल तक रहते हैं। मतलब जो चीज़ जहाँ पे हुई है, कुछ बहुत अच्छा या फिर कुछ बहुत बुरा, तो उसका कुछ ना कुछ विद्युत कण वहाँ पे रह जाता है, जिसका प्रभाव पड़ता है। और स्थान के प्रभाव के बारे में बताया, जैसे कि वही मंदिर में जाते हैं तो वहाँ का अलग एक प्रभाव होता है, पॉजिटिविटी मिलती है, अंदर एक अच्छी फीलिंग सी आती है। और वैसे ही अगर हम कब्रिस्तान स्मशान चले जाएं तो वहाँ एक अलग वो एनर्जी फील होती है। वैसे ही गुरुदेव ने एक और कहानी बताई थी, जिसमें कि एक अंधे बच्चे से पूछा गया था कि क्या तुम्हें सपने आते हैं। तो उसने बोला था कि जो मुझे ये बाह्य जगत में नहीं दिखाई देता, उससे कहीं अधिक जो है मुझे सोने पर स्वप्न जगत में बहुत ही अच्छा बहुत कुछ दिखाई देता है। तो यहाँ पर उस बात का भी खंडन किया जाता है कि हम जो दिन भर करते हैं और जो देखते हैं उसका प्रभाव हमारे सपनों पे पड़ता है, ऐसा। और जब मन सो जाता है तो वह संकल्प विकल्प अभीष्ट वस्तुओं के निर्माण की क्षमता से ओतप्रोत होता है। तो हमारे मन में ऐसा नहीं है कि जो चीज़ जब जैसे आई उसी का हम स्वप्न देख लेते हैं। यह अतीन्द्रिय क्षमता से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे साथ चिरकाल से चला होता हुआ आ रहा है, हमारे जन्मों, पूर्व जन्मों, कई जन्मों पहले या फिर आने वाले टाइम का कुछ भी इन सब चीज़ों से जुड़ा होता है। उस हिसाब से भी हमारे पास सपने आते हैं। डे 3 में देखते हैं क्या लिखा है गुरुदेव ने। सटोरियों का व्यवसाय आर्थिक संभावनाओं के सही अंदाज लगाने पर ही निर्भर होता है। सटोरियों एक्चुअली उसको कहा जाता है जो स्टॉक मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं, उनका जो व्यवसाय होता है वो रिस्क टेकिंग पे होता है। वो थोड़ा सा बहुत ही रिस्की होता है। वो थोड़ा संभावना भी लगाते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं और तो फिर ऐसा रिजल्ट आएगा। वहाँ पे हमें थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं पता होता कि हम इसका फल एग्जैक्ट पॉजिटिव ही आएगा या निगेटिव ही आएगा। दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भावी राजनीतिक हलचलों का बहुत अनुमान लगा लेते हैं। पैनी दृष्टि और तीखी सी सूझबूझ वर्तमान घटनाक्रम के आधार पर भावी निष्कर्ष निकालने की प्रायः खरी ही उतरती है। यह सूक्ष्म जगत की बात हुई। ठीक इसी तरह से सूक्ष्म जगत में जो होने जा रहा है उसका आधार पहले से ही बन चुका होता है। उसे जो व्यक्ति या मन समझ सके उसके लिए भविष्यवाणियाँ करना, भावी संभावनाओं को समझना कुछ कठिन नहीं होता है। भविष्य के घटनाक्रम की झांकी करने वाले सपने प्रायः उसी आधार पर आते हैं। अनेक अलौकिकताओं से भरा पूरा मानवीय अचेतन यदि थोड़ा परिष्कृत हो तो सूक्ष्म जगत में हो रही हलचलों और उनके फलस्वरूप निकट भविष्य में घटित होने वाली बातों का पूर्वाभास भी प्राप्त कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है। यहाँ पर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर हमारा मन जो है बिल्कुल परिष्कृत है, हमारा चेतन बिल्कुल परिष्कृत है, शुद्ध है, और मतलब आजकल की जो कहा जाए कि हमारे अंदर की बुराइयां हैं वो अगर नहीं है, हमारे अंदर बिल्कुल परिष्कृत है, तो आने वाले भविष्य की बहुत सारी संभावनाओं के बारे में हमें पता चल सकता है।
कुछ दिव्य स्वप्न ऐसे भी होते हैं जो भावी घटनाक्रम का स्पष्ट संकेत देते हैं। अभी जो सपना देखा गया वह उस समय तो अटपटा और असंभव लगता था, पर कुछ ही समय में यह आश्चर्यपूर्ण देखा गया कि वह स्वप्न में देखा गया दृश्य आगे चलकर एक वास्तविकता बन गया। ऐसा वर्तमान स्थिति के बारे में भी होता है। दूरस्थ दो व्यक्ति यदि उनमें घनिष्ठता और आत्मीयता की समुचित मात्रा विद्यमान हो तो ऐसे भी आत्मीय बिना किसी पत्र या तार या संदेश के अनायास ही पारस्परिक स्थिति जान लेते हैं। मृत्यु या आपत्ति जैसी अधिक महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में तो ऐसे आभास और भी अधिक सच निकलते हैं। यहाँ पे ये जैसा कि हम लोगों ने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा कि अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं तो हमें अचानक से कुछ आभास होने लगता है कि कुछ तो होने वाला है, या फिर कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ। अक्सर बुरा होता है तो हमें, या फिर हम यहाँ पे कुछ सोचते हैं और अगला वहाँ पे उसी चीज़ को सोच रहा होता है या समझ रहा होता है। इसको तो हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में फील किया होगा। यही यहाँ पे यही बताने की कोशिश की जा रही है कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमें आभास भी हो जाता है। वहाँ पे अगर स्वप्न नहीं भी देख रहे हैं तो भी हमारे तार ऐसे जुड़े होते हैं, मन के तार, कि वो उसके लिए हमें चिट्ठी और संदेश की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हमें थोड़ा थोड़ा आभास पहले से होने लगता है। टू एक्सपीरियंसेस इन प्रोफेसी, भविष्यवाणी के सत्य अनुभव नामक पुस्तक की लेखिका मार्टिन एबान ने 4 काले घोड़े नामक शीर्षक से अपने जीवन के उन 4 स्वप्नों का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। वह इस तरह से है। मुझे अनेक बार अपने परिवार और परिचित मित्रों की मृत्यु का पूर्वाभास एक ही ढंग से हुआ। पहला स्वप्न मुझे तब आया जब मैं छोटी थी। मैंने देखा कि मैं एक ऐसी घोड़ा गाड़ी में सवार हूँ जिसमें 4 काले घोड़े जुते हुए हैं। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे कुछ आदेश दिए। गाड़ी एक मकान के किनारे रुक गई। मैं उसके पिछले भाग में गई। 2 कमरों के बीच एक शयन कक्ष बेडरूम पड़ता था। वहां पहुंचकर मुझे ऐसा लगा कोई अधेड़ आयु का व्यक्ति, मिडिल एज मैन, लेटा हुआ है। उसकी सांस से दुर्गंध निकल रही है। मैं चिल्लाई, पर उस व्यक्ति का उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच मुझे अनेक स्त्रियां दिखाई दी। उन्होंने एक कम उम्र की प्रौढ़ा शॉर्ट मिडिल एजेड वुमेन को घेर रखा था और उसे धीरज बंधा रही थी। उसके बाद मेरी नींद टूट गई और मैं समझ नहीं पाई कि यह सब क्या था, पर उस स्वप्न का कुछ विशेष प्रभाव मेरे मन में था, क्योंकि नींद टूट जाने के बाद भी मैं एकाएक भुला ना सकी उसको। वह दृश्य बार बार मस्तिष्क में उठता रहा और मैं उपेक्षा करती रही। अब सोचती हूँ, ऐसी उपेक्षाओं ने ही मनुष्य जीवन के अनेक आवश्यक आध्यात्मिक पहलुओं को गौड़ बना दिया है और उसी के फलस्वरूप मनुष्य जीवन सत्य से दूर हटता चला जाता है। मतलब कि बहुत बार ऐसी चीज़ें जो हमें आती हैं और हम इसको इग्नोर कर देते हैं, तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। और जब हम इसको इग्नोर करते जाते हैं तो ऐसी चीज़ें जब हमारे साथ जो घटनाएं होती रहती हैं, हम फिर उससे दूर हो जाते हैं। अगर ऐसी भविष्यवाणी या ऐसे स्वप्न हमारे सामने पहले से आ जाते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, तो वो स्वप्न भी आने धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। उन दिनों मैं टोरंटो की एक मीटिंग में भाग लेने गई थी। दूसरे ही दिन मेरे कमरे की साथी रूममेट आलेंदा, जो कि क्यूबेक की निवासिनी थी, ने मुझे बुलाया और बताया कि उसके पिता बीमार हैं। उसके कुछ दिन बाद ही पिता की मृत्यु का समाचार भी आ गया। बस इस घटना का पहला पटक्षेप यही हो गया। यानी कि ये जो उसने स्वप्न में देखा था इन्होंने, वहाँ पर इस बात की पुष्टि हो गई कि मैंने अभी देखा था, और वहाँ पे पता चला कि फ्रेंड के फादर जो हैं, सेम हुआ उनके साथ कि यह घटना उनके साथ घटी। उसी वर्ष जुलाई में क्यूबेक शहर आई।
अचानक मेरी दृष्टि एक मकान पर स्थिर हो गई। मैंने देखा वही वही मकान जिसे मैंने स्वप्न में देखा था। 2 कमरे, बीच में शयन कक्ष, उसी कमरे में एक चित्र टंगा था। वो बिल्कुल उसी आकृति का था जैसा मैंने स्वप्न में देखा था। यह मकान आलिंदा का ही था और उसने बताया कि यह चित्र उसके पिता का है। मैं तो स्तब्ध रह गई और सोचने लगी, क्या वह स्वप्न मुझे इसी घटना के पूर्वाभास के रूप में देखने को मिला था? यदि ऐसा ही था तो वह स्वप्न आलिंदा को क्यों नहीं दिखा? क्या मेरी मानसिक स्थिति धर्ममुखी और पवित्र होने के कारण स्वप्न मुझे स्पष्ट दिखा और आलिंदा को न दिखा? यह प्रश्न सोचते सोचते मैं एक गहराई में डूब जाती हूँ और यह मानने लगती हूँ कि इस संसार में सचमुच ही कोई सर्वव्यापी सर्वदृष्टा शक्ति है। जब मनुष्य उसमें खो जाता है तो स्वयं भी वैसा ही अनुभव करने लगता है। यहाँ पे स्पष्टीकरण भी हो जाता है। जब वो कुछ दिन बाद अपने फ्रेंड को आलिंदा के यहाँ जाती हैं तो सेम जो उन्होंने देखा था स्वप्न में, उनको सेम वैसे ही सब कुछ दिखाई देता है। तब उनको रियलाइज होता है कि उस समय मैंने ध्यान दिया नहीं दिया, लेकिन वह बात बिल्कुल सही थी। और यहाँ पे एक चीज़ और आती है, यानी कि जिस व्यक्ति की आत्मा जो एकदम शुद्ध होती है, पवित्र होती है, जो किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते, एकदम निष्कपट भाव से वो रहते हैं, कोई भी बुराई अंदर उनको छू नहीं पाती है। तो ऐसे लोगों को जो है ऐसे स्वप्न जो है आते हैं। उनका यही सोचना था कि आलिंदा को क्यों नहीं आया ऐसा स्वप्न, मुझे ही क्यों आया। और उससे उन्होंने यह भी जोड़ा कि कोई तो है ऐसा जो कि हमें इन सब चीज़ों से जोड़ता है, और उसको हम वैज्ञानिक दृष्टि से तो देखें तो ना पता चल पाए, लेकिन एक सर्वव्यापी चेतना तो है। पूर्वाभास वाले सपने प्रायः रात्रि के अंतिम प्रहर में आते हैं, जब तक शारीरिक मानसिक थकान दूर हो लेती है। ब्रह्म मुहूर्त की प्रातःकालीन ब्रह्म चेतना जीवनदायिनी वायु के साथ साथ अदृश्य जगत की सूचनाओं का प्रवाह भी साथ ही लिए फिरती है। जिनका मन अपेक्षाकृत अधिक निर्मल है, वे प्रायः ऐसे संकेतों को अनायास अनुभूतियों में अथवा स्वप्न संकेतों के रूप में समझ लेते हैं। जिन लोगों के बीच गहरी घनिष्ठता है, उनकी तत्कालिक स्थिति का विवरण अपने मन दर्पण में दूरदर्शी टेलीविजन की तरह देखा और दूरभाषी टेलीफोन की तरह सुना जा सकता है। उस प्रकार के यथार्थ परिचय संकेत देने वाले स्वप्नों को दिव्य स्वप्न कहा जा सकता है। सच होने वाले सपनों की संख्या कम नहीं है। ऐसी घटनाएं समस्त विश्व में देखने सुनने को मिल सकती हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि स्वप्न मन का विनोद ही नहीं, वरन उनमें भव्यताओं के भी संकेत बने रहते हैं। यहाँ पे गुरुदेव ये बता रहे हैं कि ऐसे जो स्वप्न होते हैं प्रायः जो है भोर में आते हैं। जो सुबह का समय होता है, बिल्कुल रात्रि प्रहर बीत जाने के बाद 3 से 5-6 बजे के टाइम का, वो उस समय आते हैं। क्योंकि उस समय अगर आपका मन निर्मल है, एकदम शुद्ध है, तो ऐसे लोगों को ही आते हैं और वह जो है किसी न किसी घटनाक्रम से उसको जोड़ते हैं। और वही कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बिना किसी तार से जुड़े होते हैं। अगर किसी के यहाँ कुछ होने वाला है तो ऐसा पूर्वाभास भी हमें हो जाता है। यही बताने का अभी गुरुदेव यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव की लेखनी को तो हम बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं समझ सकते जो उन्होंने समझाने और बताने की कोशिश की है, लेकिन एक प्रयास कि यह हमारे अंतःकरण तक पहुँचे उनकी बात, इसी भाव से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार, गुरुदेव माता जी का बहुत सारा धन्यवाद।